हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का जो टॉपिक हम लोग का अभी चल रहा है, यूनिट 1 पावर सप्लाई अरेंजमेंट। उस यूनिट के अंदर हम लोग का आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉर एसी ट्रैक्शन सिस्टम। इंडियन रेलवे में जो हम लोग का एसी ट्रैक्शन सिस्टम है, उस एसी ट्रैक्शन सिस्टम में हम प्रोटेक्शन स्कीम को इंस्टॉल करेंगे। तो आखिर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है हम लोग का वो किस टाइप का है और किस किस इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है एसी ट्रैक्शन सिस्टम में वो है सब स्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर। हम लोग का जो एसी ट्रैक्शन सब स्टेशन है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना नेसेसिटी रहता है उसमें है हम लोग का ट्रांसफार्मर, एक चीज़। दूसरा जो है हमारा, अभी जो हम प्रोटेक्शन स्कीम पढ़ रहे हैं वो पूरा ट्रैक्शन सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक तो ट्रांसफार्मर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग वोल्टेज लेवल को चेंज करते हैं सब स्टेशन के अंदर। मतलब अगर 132 kV इनकमिंग लाइन्स हैं फ्रॉम पावर ग्रिड तो उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं कितना, 25 kV स्टैंडर्ड वोल्टेज। और दूसरा जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सप्लाई अरेंजमेंट में है जिसको प्रोटेक्शन देना होता है या करते हैं, वो है 25 kV कैटनरी प्रोटेक्शन। यानी कि 25 kV का जो सिंगल वायर कैटनरी हम लोग का है सप्लाई ओवरहेड, जिसको कि हम फाइनली जिससे हम लोग का पेंटोग्राफ टच करता है, उसको भी हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं और उसको प्रोटेक्शन स्कीम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए, इसमें हम पहला जो है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम लोग का हेडिंग जो है क्या है, प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर। प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर में सम अरेंजमेंट है इसका, जिस अरेंजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ भाषा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन द वेरियस प्रोटेक्शन स्कीम आर प्रोवाइडेड फॉर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का अगर प्रोटेक्शन स्कीम आप देखिएगा तो वेरियस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम है प्रोवाइड किया गया है। देयर हैव इंस्टॉल्ड विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी और बैकअप प्रोटेक्शन। मतलब हम लोग मेनली प्राइमरी प्रोटेक्शन बोलिए या सेकेंडरी प्रोटेक्शन, और सेकेंडरी प्रोटेक्शन का ही दूसरा नाम है बैकअप प्रोटेक्शन स्कीम। मतलब किसी भी इक्विपमेंट को हम मेन प्रोटेक्शन सिस्टम या प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम देते हैं और एक बैकअप प्रोटेक्शन देते हैं। जब अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग का फेल कर गया, उस केस में हम लोग का बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम या सेकेंडरी प्रोटेक्शन सिस्टम को बचाएगा एट द टाइम ऑफ फॉल्टी कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें अगर आप देखिएगा अरेंजमेंट है इसका, मतलब डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट है। तो देखिए, डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट जब देखिएगा तो इसका डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है। डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है। क्या है डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट सर? तो हम लोग जो सब स्टेशन पढ़े हैं, तो सब स्टेशन जब हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ ही हम आपको समझाए थे कि एक एसएस जो होता है सब स्टेशन 132, कैसा सब स्टेशन है सर ये हम लोग का? तो ये सब स्टेशन है हम लोग का सर 132/25 kV का सब स्टेशन है। 132/25 kV का हम लोग का ये सब स्टेशन है। कैसा है? 132/25 kV का हम लोग का ये सब स्टेशन है। 132/25 kV का सब स्टेशन है। तो ये हम आपको डायग्राम में वहाँ समझा दिए थे। तो अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ डिस्कस करने ही वाले हैं। देखिए, इसमें एक होता है ये वाला जो है, इसको ट्रांसफ़र 132 kV का ट्रांसफ़र बस है और ये 132 kV का मेन बस है। तो यहाँ जो हम प्रोटेक्शन स्कीम दिखा रहे हैं वो किसका दिखाएंगे सर? ट्रांसफार्मर का। तो हम ट्रांसफार्मर भी सिर्फ अगर प्रोटेक्शन करते तो वो भी हम डायरेक्ट दिखा सकते थे, बट यहाँ हम ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम लोग
का जो आपका प्रोटेक्शन फॉर सप्लाई लाइन है उसका भी प्रोटेक्शन यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हम लोग जब आप याद कीजिए थोड़ा सा कि जब सब स्टेशन डिजाइन किए थे या सब स्टेशन का जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आपको, तो वहाँ हम इनकमिंग लाइंस दिखाए होंगे 2 और आउटगोइंग लाइंस 2 दिखाए थे। तो यहाँ चलिए वही जो आउटगोइंग लाइंस है, क्योंकि फाइनली आउटगोइंग लाइंस जो है उसी के थ्रू हम 132 को स्टेप डाउन करेंगे कितना में 25 kV। तो फाइनली हम लोग आउटगोइंग लाइंस में ही ट्रांसफार्मर को यूज करते, इसलिए उसी का प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया मेन बस 132 kV का मेन बस, ये हो गया ट्रांसफर बस। तो यहाँ से जो अगर आप सप्लाई लिए, ये जो सप्लाई लिए, ये सप्लाई आगे आया फाइनली, और ये सप्लाई कहाँ चला गया, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में चला गया, और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। जैसा इसका अरेंजमेंट है सेम इसका भी वैसा ही अरेंजमेंट है। यहाँ से भी लाइन आया, ये कहाँ चला गया, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में चला गया, यहाँ ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्शन स्कीम अगर आप देखिएगा, प्रोटेक्शन स्कीम अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा कि एक ट्रांसफार्मर में यहाँ जब इनकमिंग लाइंस हैं उसमें हम लोग एक प्रोटेक्शन सीटी लगा दिए, जो क्या करेगा सर, ये करंट प्रोटेक्शन बैकअप करंट प्रोटेक्शन है। ठीक है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है मेनली। ठीक है सर, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर वाला सेक्शन है जो किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो 132 kV को स्टेप डाउन करेगा 25 kV, और फाइनली इसको हम सप्लाई लाइन में आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है सर, तो ये ट्रांसफार्मर का जो एक एंड है उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, ट्रांसफार्मर का ग्राउंड कर दिया, और उसमें अर्थ प्रोटेक्शन रिले लगा दिए, जो कि मैक्सिमम करंट उस ग्राउंड से धरती में ना जाए। नॉर्मल करंट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, लेकिन अगर रेटेड वैल्यू से ज़्यादा करंट गया तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हम लोग लगा दिए। ठीक है सर, ट्रांसफार्मर का दूसरा साइड में 2 वायर जो निकलता है, एक वायर को यहाँ ग्राउंड कर देते हैं एक वायर को ग्राउंड कर देते हैं, और दूसरा वायर जो है वो निकल के कहाँ चला जाता है आपका सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर से फिर आइसोलेटर, आइसोलेटर से 25 kV बस बार में चला जाता है, और 25 kV बस बार से फिर ये फीडर में चला जाता है, आगे लाइन में कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ प्रोटेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ इक्विपमेंट लगाए हैं। तो पहला, जब ये लाइन है तो यहाँ आपका जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में यहाँ सीटी लगा के ओवर करंट बैकअप, ओवर करंट प्रोटेक्शन लगा दिए हैं। बैकअप में ओवर करंट अगर होता है तो वहाँ रिले उसको सेंस करेगा और ट्रिपिंग कमांड बनाएगा। इसके बाद ट्रांसफार्मर का अर्थ कर दिए हैं, जिसको अर्थ फॉल्ट रिले से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में एक पॉइंट को ग्राउंड कर दिए, और दूसरा निकल के आपका कहाँ चला गया सर्किट ब्रेकर होते हुए, फीडर होते हुए 25 kV बस बार में चला गया। ठीक है सर, अब यहाँ से जो सेकेंडरी निकला, इस सेकेंडरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 2 रिले यूज किए। ये जो बॉक्स है वो रिले को रिप्रेजेंट करता है। एक है ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले है ऊपर वाला, और नीचे वाला है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। जितना इक्विपमेंट इसमें लगाएंगे सेम उतना ही इक्विपमेंट इधर वाले साइड में भी लगेगा, सेम सारा चीज़ सेम। पहला हो गया क्या, ऊपर में बैकअप प्रोटेक्शन ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले, दूसरा हो गया आपका अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले। इसमें 2 जो बॉक्स है, ऊपर में हो गया ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले, नीचे में हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसके बाद ये सर्किट ब्रेकर, इधर भी सर्किट ब्रेकर, और आगे चले जाइएगा तो आपको क्या दिखेगा नीचे आगे यहाँ 25 kV का बस बार है। तो 25 kV का जो बस बार है उसके नीचे अगर आप जाइएगा, 25 kV का जो बस बार है इसके नीचे अगर आप जाइएगा तो आपका 25 kV बस बार से फिर लाइन निकला जो सर्किट ब्रेकर होते हुए फाइनली 25 kV कैटनरी में चला जाएगा। मतलब 25 kV का जो OHE लाइन है ओवरहेड वायर, उससे ये कनेक्ट हो, जैसा ये कनेक्शन होगा वैसा ही ये कनेक्शन होगा, सेम टाइप का। ठीक है सर, अब ये जो सर्किट ब्रेकर को कमांड जाएगा वो इस साइड में जो फॉल्ट होगा, कौन कौन सा, देखिए 3 रिले लगाएं, 1 2 3 बॉक्स है तो मतलब 3 रिले लगाएं। एक वाला ऊपर वाला जो रिले लगा हुआ वो डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन है, यानी कि अगर DPR है, डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन अगर है तो ये वाला रिले ऑपरेट होगा, जिसको हम लोग मोहो रिले बोलते हैं। नीचे वाला जो है बीच वाला, ये है रॉन्ग
कपलिंग प्रोटेक्शन मोहो रिले कैसा है? रॉन्ग मतलब अगर एक सीक्वेंस में नहीं हुआ तो रॉन्ग कपलिंग प्रोटेक्शन रिले है, जिसको मोहो रिले बोले है टाइप का है। और तीसरा जो है आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन है। ओवर करंट प्रोटेक्शन हम ऊपर में भी लगाए, लेकिन वहाँ वो क्या था? ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद था, ट्रांसफार्मर के सप्लाई के जस्ट बाद था, एक ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी आया उसके साथ। तो यहाँ है 25 kV बस बार से जो लाइन निकल रहा है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन लगाए, डिस्टेंस प्रोटेक्शन लगाए और रॉन्ग कपलिंग, तीनों टाइप का लगा। और फाइनली ये फीडर हम लोग का 25 kV कैटेनरी वायर में पुट हो जाएगा आगे। तो इस प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर में हम लोग ट्रांसफार्मर को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट आएगा, एक तो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट बनेगा, एक होता है ट्रांसफार्मर में जो इनकमिंग और आउटगोइंग वायर्स हैं उसमें फॉल्ट बनने के या उनमें फॉल्ट होने के कारण ट्रांसफार्मर में ना फॉल्ट आ जाए, उसके लिए उसके बाहरी भाग में भी हम इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन्स को प्रोटेक्ट किए हैं। ट्रांसफार्मर में जो मेनली प्रोटेक्शन है, तो ट्रांसफार्मर का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन है वो बुकुल्स रिले से हम लोग करते हैं। बुकुल्स रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर का होल प्रोटेक्शन को देखता है। किस टाइप का? इंटरनल ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट होता है, या बोल सकते हैं इनसिपिशिएंट फॉल्ट या स्लो मूविंग फॉल्ट, जो ट्रांसफार्मर के इंटरनल बनता है। यानी कि अगर मेनली जितना भी पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, हाई रेटिंग का जितना भी ट्रांसफार्मर है, सभी हम लोग किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। तो जितना भी ऑयल इमर्ज टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, सारे ट्रांसफार्मर के इंटरनल मतलब उसके अंदर के जो फॉल्ट डेवलप होता है, स्लो मूविंग फॉल्ट बोलिए या इनसिफिशिएंट फॉल्ट बोलिए, वो सारे फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बुकुल्स रिले लगाए रहते हैं ट्रांसफार्मर में। और बुकुल्स रिले कहाँ लगाए रहते हैं सर? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा रहता है। तो बुकुल्स रिले भी डेफिनेटली लगा रहेगा इंटरनल फॉल्ट के लिए, बट एक्सटर्नल इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस में फॉल्ट होता है, या ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट अगर स्टार कनेक्शन है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं, तो वो सारे फॉल्ट से बचाने के लिए हम लोग अर्थ प्रोटेक्शन रिले हो गया, या आपका ओवर करंट रिले हो गया, डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले हो गया, रॉन्ग कपलिंग रिले हो गया, प्रोटेक्शन मोहो रिले हो गया, या ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये सारा हम लोग यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर से जो सेकेंडरी माना आउटगोइंग वायर्स निकलता है 25 kV लाइन के बाद मेनली प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट हुआ। अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, तो ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन है और 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन। ये दोनों प्रोटेक्शन जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आपको 6 नंबर नहीं। ट्रांसफर अगर सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ लिया तो वहाँ 4 नंबर में सिर्फ ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन डिस्कस कीजिएगा, लेकिन अगर पूछ लिया प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉर ट्रैक्शन तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन भी लिखिएगा और 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन भी लिखिएगा। चलिए ठीक है, इसमें कुछ लैंग्वेज भी है जिसको हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, द हाई वोल्टेज साइड और प्राइमरी साइड इज प्रोटेक्टेड बाय इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। हम आपको बताए हैं यहाँ जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपका जो है, ये वाला लाइन इसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्ट, क्योंकि ये 132 kV का लाइन है। और यहाँ ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन होने के बाद ये जो निकला ये 25 kV का लाइन है, 25 kV का लाइन है। तो यहाँ भाषा में हम लिखे हैं क्या कि द हाई वोल्टेज साइड और प्राइमरी साइड इज प्रोटेक्टेड बाय इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। दूसरा पॉइंट, लो वोल्टेज और सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर इज प्रोटेक्टेड बाय ओवर करंट इंडक्शन रिले इन सेकेंडरी साइड मेनली बी प्रोटेक्टेड शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करते हैं सेकेंडरी साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन फॉल्टी कंडीशन द सर्किट ब्रेकर मस्ट बी ट्रिप। सिंपल, ये आप लोग जानते ही हैं। इन सेकेंडरी साइड ऑल्सो प्रोवाइड वन ओवर करंट रिले फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ओवरलोड। चौथा पॉइंट, रिले आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द ट्रांसफार्मर फ्रॉम अर्थ फॉल्ट और इंटर वाइंडिंग फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। The tank of transformer is mounted on concrete foundation and is grounded by the main earthing system of substation through the series current transformer.
या बोल सकते हैं थ्रू द करेंट ट्रांसफार्मर, सीटी के थ्रू, सीरीज में हम लोग सीटी के थ्रू उसको ग्राउंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट, इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिले ऑपरेट्स फ्रॉम द सीरीज कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले हम लोग लगाए रहते हैं किसमें, सीरीज कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो ये इतना आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि लैंग्वेज के रूप में आप लिखेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट हम लोग का आता है या दूसरा टॉपिक है 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन फॉर सबस्टेशन, यानी कि सबस्टेशन बोल सकते हैं। सबस्टेशन प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, प्रॉपर वर्ड होगा ट्रैक्शन। प्रॉपर वर्ड क्या बोल सकते हैं, ट्रैक्शन, क्योंकि ट्रैक्शन सिस्टम का ही पार्ट है 25 kV कैटेनरी कंस्ट्रक्शन या सबस्टेशन या ट्रांसफार्मर। ये सब किसका पार्ट है, ट्रैक्शन का पार्ट है। सबस्टेशन भी एक पार्ट है और सबस्टेशन के अंदर ट्रांसफार्मर एक भाग है। उसी तरह 25 kV कैटेनरी वायर जो है वो कैटेनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर लगा रहता है और उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं फाइनली किससे सर, सबस्टेशन के ट्रांसफार्मर के आउटपुट से, जहाँ कि हम लोग वोल्टेज को चेंज करते हैं 132 kV से 25 kV। तो ये सारा सेक्शन जो है वो ट्रैक्शन सिस्टम का है। किसका है, ट्रैक्शन सिस्टम का। तो चलिए 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन को हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको हम ये समझा दें कि हम लोग का जो सप्लाई सिस्टम है वो तो है एसी सप्लाई सिस्टम, बट इसका जो OHE डिज़ाइन करते हैं वो देखिए इस टाइप का OHE डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये हुआ OHE। तो OHE ये हुआ, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, सिंगल कैटेनरी वायर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है सर। तो यहाँ आपका क्या है, नीचे पटरी है, नीचे पटरी होगा, इस पर आपका रेल जा रहा होगा, ये रेल होगा, यहाँ ड्राइवर बैठा होगा, ये पेंटोग्राफ इससे टच होगा। ठीक है। तो कहने का अर्थ है ये जो हुआ ये कैटेनरी वायर हुआ और ये नीचे जो हुआ कॉन्टैक्ट वायर हुआ। ये ऊपर कैटेनरी वायर, नीचे कॉन्टैक्ट, ये बीच में क्या है, ड्रॉपर है, इसको ड्रॉपर बोलते हैं। ये क्या है, पेंटोग्राफ है, ये ट्रेन है, ये नीचे क्या है, रेल है, रेल इसको बोलते हैं नीचे जिसपे कि ट्रेन दौड़ती है ना, चलती है। तो ये कैटेनरी वायर हुआ, ये कॉन्टैक्ट वायर, ये ड्रॉपर, ये पेंटोग्राफ, ये ट्रेन। तो यही कैटेनरी वायर जो है, ये जो 25 kV कैटेनरी कंस्ट्रक्शन है जिसमें कैटेनरी वायर कॉन्टैक्ट वायर है, इसी का प्रोटेक्शन हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि 25 kV कैटेनरी प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ भाषा लिखे हैं, क्या लिखे हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर 25 kV कैटेनरी हैज टू fulfill some special requirement because the maximum load current is more than the short circuit current if it is take place at the farthest point। यानी कि कह रहा है कि अगर आपका लोड करंट जो है उस केस में बढ़ जाता है, मोर हो जाता है देन द शॉर्ट सर्किट करंट इफ़ इट इज़ टेक प्लेस एट द फारदेस्ट पॉइंट। अगर मान के चलिए आप 50 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर, इतना दूर दूर पे अगर आप पूरा लाइन को बिछाए हुए हैं और आपका हैवी लोडेड ट्रैक है, यानी कि ट्रैक पे बहुत सारा ट्रेन चल रहा है, तो डेफिनेटली जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा वहाँ जो अगर आप करंट को मेजर करोगे, क्यों सर, क्योंकि वोल्टेज डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होंगे और फाइनली करंट क्या होगा उस केस में बढ़ जाएगा, और जिसके कारण वो करंट मेनली रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे शॉर्ट सर्किट कंडीशन है या और भी फॉल्टी कंडीशन में जिस टाइप से करंट बढ़ता है या जिस टाइप से करंट एपियर होता है मैक्सिमम, उस टाइप से करंट आपको वहाँ दिखेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन देने से हमको ये पता चल जाता है कि करंट रेटेड वैल्यू से कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, ओवर करंट प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन करंट पीक डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी सुटेबल। ठीक है, करंट पीक जो होता है हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन अगर करंट पीक के आधार पे करें तो वो नहीं सुटेबल होता है। द वर्किंग इम्पीडेंस सो दैट द इम्पीडेंस रिले विल नॉट बी सुटेबल, इसलिए हम लोग इम्पीडेंस रिले यहाँ नहीं यूज करते हैं।
ठीक है। इम्पीडेंस रिले कहाँ नहीं यूज करते हैं? ओवर करंट प्रोटेक्शन में। यहाँ हम लोग इम्पीडेंस रिले नहीं यूज, क्योंकि करंट पिक को हमको डिस्क्रिमिनेशन में सुटेबल नहीं होता है। ठीक है सर, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, फेज एंगल ऑफ ट्रैक्शन लोड लाइज इन बिटवीन। फेज एंगल अगर देखिएगा, फेज एंगल मतलब कि आपका वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो फेज एंगल जो होगा किसके किसके बीच से सर? फेज एंगल ऑफ ट्रैक्शन लोड लाइज इन बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, and that for both type of short circuit lies in between 70 degree to 90 degree. Therefore relay making use of impedance phase angle will be successful in obtaining in proper discrimination. मतलब अगर आप फेज एंगल का बात करोगे लोड के हिसाब से, तो लोड के हिसाब से, ट्रैक्शन लोड के हिसाब से फेज एंगल बात कीजिएगा तो नॉर्मल होता है इन बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। फॉर शॉर्ट सर्किट एंगल लाइज, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये एंगल क्या होता है सर? बढ़ जाता है, 70 डिग्री टू 90 डिग्री हो जाता है। देयरफॉर रिलेइंग मेकिंग यूज ऑफ इम्पीडेंस फेज एंगल विल बी सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग इन प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए हम लोग इम्पीडेंस रिले के लिए फेज एंगल जो होता है वो ये सक्सेसफुली ऑब्टेंट हो जाता है, जिसके थ्रू हम प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बांट सकते हैं, अलग बता सकते हैं दोनों फेज को। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के केस में। नेक्स्ट लिखे हैं कि 25 के भी कैटेनरी प्रोटेक्शन जो है उसको हम लोग कहाँ दिखाए हैं? फिगर में शो किए हैं। तो फिगर कहाँ है सर जहाँ आप दिखाए हो? वो फिगर आपका यहाँ इस टाइप में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। ये वाला आप देख सकते हो। ये इसमें हम लोग मेनली रिटर्निंग वायर भी दिखाए हैं, रिटर्निंग वायर भी इसमें हम लोग दिखाएं। ये एक तरह से सप्लाई अरेंजमेंट है विथ रिटर्निंग वायर। और इसको यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी जो है ये वाला जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन मेनली सप्लाई लाइन से ही जुड़ता है। ये वाला सेक्शन जो है मेनली सप्लाई लाइन से जुड़ता है। एक में देखिएगा, दूसरा में। तो ये 25 कैटेनरी में भी ये कंसीडरेबल है। क्यों सर? क्योंकि फाइनली जो हम लोग का कैटेनरी वायर होगा वो डिस्टेंस होगा, मान के चलिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर लाइन जाएगा, तो इसलिए उसमें डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन लगाए हुए हैं। रॉन्ग कपलिंग मतलब क्या हुआ सर? अगर आर फेज है, वाई फेज, बी फेज, एक सीक्वेंस में आर वाई बी तीनों फेज को अरेंज करते हैं तो रॉन्ग कपलिंग वहाँ होगा। और ओवर करंट इस लाइन में अगर होगा तो ये फॉल्ट डिटेक्ट करता है आपका 25 के भी कैटेनरी में। अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उस चीज़ को ये डिटेक्ट करता है। और ट्रांसफार्मर के केस में ये वाला सेक्शन यूज किया जाता है। ये वाला सेक्शन ट्रांसफार्मर के केस में यूज होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के केस में ये वाला सेक्शन यूज होता है, ये पूरा सेक्शन ट्रांसफार्मर के केस में। और ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका यूज होता है किस केस में? प्रोटेक्शन ऑफ 25 के भी कैटेनरी में। ठीक है, और इसी का अरेंजमेंट हम आगे दिखाए हैं रिटर्न वायर के थ्रू। तो याद रखिएगा क्या क्या डीपीआर लगा रहता है, डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन लगा रहता है, रॉन्ग कपलिंग और ओवर करंट रिले। ये 25 केबी को भी प्रोटेक्ट करता है। और ट्रांसफार्मर में भी ओवर करंट है, ओवरलोड है, अर्थ फॉल्ट है, और फिर आपका प्राइमरी में जो ओवर करंट होगा वो तो ट्रांसफार्मर का भी हो गया, और आपका 25 केबी कैटेनरी का भी इसी के अंतर्गत हम लोग दिखा सकते हैं। इसी फिगर को आप दोनों में मेंशन कर दीजिएगा, इसी फिगर को आप दोनों में मेंशन करें। 1.5 या 1 फिगर कह के, फिगर 1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कैटेनरी वायर। तो दोनों में आप इस फिगर को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में नीचे जो हम लोग का है 24 प्रोटेक्शन 25 के भी कैटेनरी एज फॉलोज, क्या क्या लगा हुआ है? तो ऊपर आप देखे ही हैं, यहाँ क्या क्या देखें सर? यहाँ हम देखें सर मोहो रिले है, डिस्टेंस
फॉल्ट प्रोटेक्शन मोहो रिले है। रॉन्ग कपलिंग प्रोटेक्शन डिस्टेंस प्रोटेक्शन मोहो रिले है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन मोहो रिले है। रॉन्ग कपलिंग प्रोटेक्शन मोहो रिले टाइप का मोहो टाइप का है। और ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये सारे को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो चलिए नीचे हम डिस्कस किए हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि 24 प्रोटेक्शन ऑफ 25 केबी कैटनरी एज फॉलोज। पहला है मोहो रिले। पहला क्या है? मोहो रिले। दूसरा क्या है? अच्छा, मोहो रिले के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है देखिए। इट कंबाइंस डायरेक्शनल एलिमेंट विथ इम्पीडेंस मेजरिंग एलिमेंट। इम्पीडेंस मेजरिंग इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं सर? इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं इम्पीडेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये इम्पीडेंस नापता है। इम्पीडेंस मतलब आपका एक तरह से डिस्टेंस के रूप में हम इसको यूज करते हैं। इसलिए मोहो रिले जो है ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन भी यूज करता है। डिस्टेंस के आधार पे भी फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, कितना दूर में फॉल्ट हुआ। तो इट कंबाइंस डायरेक्शनल एलिमेंट, डायरेक्शन तो सेंस करता है सर, साथ ही इम्पीडेंस भी सेंस करता है। इम्पीडेंस भी सेंस करता है मेजरिंग एलिमेंट। एंड इज एडजस्ट फॉर 25 ओम इम्पीडेंस। कितना ओम? 25 ओम इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। फेज एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री। फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। It also provide protection against coupling of two adjacent section of OHE feed from different phase। different phase मतलब हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं कि हम लोग का जो अरेंजमेंट होता है, जैसे ये R फेज हुआ, फिर यहाँ न्यूट्रल सेक्शन रहता है, न्यूट्रल सेक्शन, फिर ये Y फेज हुआ, फिर यहाँ न्यूट्रल सेक्शन, फिर यहाँ न्यूट्रल सेक्शन, और फिर आपका ये क्या हो गया? ये हो गया आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज। ये जो अरेंजमेंट ये है न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन से हम सेपरेट करते हैं फेज शिफ्टिंग को। ठीक है सर। तो इसी टाइप के अरेंजमेंट को अरेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर? हम लोग मोहो रिले भी यूज करते हैं। लिखें, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कपलिंग ऑफ टू एडजेसेंट सेक्शन, दो आसपास का सेक्शन ऑफ OHE फीड फ्रॉम डिफरेंट फेजेज। यानी कि ये हो गया एक, ये हो गया एक, और ये हो गया। तो ये आर और वाई फेज के बीच भी आपका ये फॉल्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और साथ ही कपलिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है, इसी में जो रिले यूज करते हैं वो है अंडर वोल्टेज रिले। इसको हम लोग बोलते हैं UV रिले, UVR बोलते हैं, अंडर वोल्टेज रिले। UVR रिले भी हम लोग यूज करते हैं। क्या है UVR रिले? तो लिखे हैं, इट इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्ट अवे फ्रॉम द सब स्टेशन। सब स्टेशन से अगर फॉल्ट बहुत ज़्यादा अलग दूरी पे अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग UVR रिले लगाए हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वोल्टेज डेफिनेटली रेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा घट जाता है, डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो, और वहाँ करंट बढ़ जाता है। तो वहाँ UVR रिले से अगर हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा वोल्टेज घट गया तो डेफिनेटली ड्रॉप हो गया बहुत ज़्यादा, तो UVR रिले वहाँ ऑपरेट हो जाता है। रेटेड स्टैंडर्ड वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज हो जाता है तो UVR वहाँ ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले भी हम लोग यूज करते हैं। ओवर करंट रिले क्या करता है सर? तो लिखे हैं, व्हेन अ फॉल्ट टेक प्लेस नियर टू सब स्टेशन। अगर सब स्टेशन से नज़दीक में अगर फॉल्ट हो रहा है तो करंट मैग्नीट्यूड इज लार्जर देन द फुल लोड करंट। फुल लोड जितना पे चलता है रेल इंजन जितना लेता उससे ज़्यादा करंट आपको देखने को मिलेगा। सो दैट नॉर्मल ओवर करंट रिले इज यूज्ड टू फॉल्ट क्लियरेंस नियर टू द सब स्टेशन। इसलिए सब स्टेशन से नज़दीक में हम लोग नॉर्मल ओवर करंट रिले लगा के रखते हैं, जो कि फाइनली वहाँ जो फॉल्ट अगर होता है तो उसको क्लियर करने का काम करता है। कहाँ? सब स्टेशन में। सब स्टेशन में जब फॉल्ट होता है तब। तो ये मोटा मोटी सारा बात था प्रोटेक्शन ऑफ सब स्टेशन से रिलेटेड, सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, और ट्रांसफार्मर से जो फाइनली आउटपुट निकलता है 25 kV जो कैटनरी वायर में हम लोग देते हैं सप्लाई, यानी कि OHE में, तो कैटनरी वायर के थ्रू जो हम लोग का 3 टाइप का अरेंजमेंट करते हैं रिले का, जिसमें डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले है, मोहो टाइप का रिले है, दूसरा रॉन्ग कपलिंग रिले है मोहो टाइप का, और तीसरा आपका ओवर करंट रिले है। ठीक है। तो ये हुआ होल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। इसमें एक नीचे हम डायग्राम देके आपको दिखाए हैं, ये डायग्राम को ज़रा गौर से देखिएगा।
ये डायग्राम है हम लोग का किस चीज़ का सर, अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई विथ रिटर्न वायर। मतलब कि हम लोग जो फाइनली सप्लाई को अरेंज करते हैं सर, कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर तो OHE लाइन में यूज करते ही करते हैं सर, बट उसका अरेंजमेंट जो है उसको हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। तो देखिए सिंपल यहाँ अरेंजमेंट है। क्या है सिंपल अरेंजमेंट सर, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो है सर वायर, ये वाला वायर जो आपको दिख रहा है, ये वाला वायर इसी से पेंटोग्राफ टच किया हुआ है सर। यहाँ एक सेक्शन बना हुआ, यहाँ एक सेक्शन है, और इसी से देखिए सर पेंटोग्राफ आपका टच किया। ये रेल है, ये रेल है, इंजन है, ठीक है, ये इंजन है, ये इंजन है, और नीचे क्या है, पटरी है आपका, नीचे क्या है, पटरी है, जिस पे ये रेल चल रहा है। तो देखिए रिटर्निंग वायर क्यों बोले, क्योंकि ये मेरा सप्लाई ट्रांसफार्मर है, ये मेरा क्या है, सप्लाई है। तो सप्लाई ट्रांसफार्मर का एक एंड क्या हुआ, ग्राउंड हो गया। ग्राउंड एक एंड करते हैं यहाँ, ग्राउंड हो गया मतलब जो अगर रेल से कनेक्ट कर दिए तो ये ग्राउंड की तरह काम करेगा, और रिटर्निंग वायर भी होगा। कैसे सर रिटर्निंग होगा, ये देखिए। तो ये तो यहाँ से आया, ये धरती में जुड़ ही गया, धरती में जोड़ना भी था हमको, इसको धरती में जोड़ना ही रहता है। तो धरती में अगर हम जोड़ दिए इसको, धरती में अगर जोड़ दिए, यहाँ से ट्रांसफार्मर से वायर निकला और यहाँ से धरती में जोड़ दिया, ये रिटर्निंग वायर का भी काम करेगा। और एक इंड जो निकला आइसोलेटर से, इसको क्या किया, मेन कॉन्टैक्ट वायर में लगा दिया, जो कि टच करेगा, कॉन्टैक्ट वायर में लगा दिया। अब जो एक तार आप रिटर्निंग में जोड़े थे, उसी में से एक वायर जोड़ के और हम लोग किसको जोड़ दिए, बूस्टर ट्रांसफार्मर को जोड़ दिए, बूस्टर ट्रांसफार्मर को जोड़ दिए। बूस्टर ट्रांसफार्मर किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है सर, 1:1 ट्रांसफार्मर होता है, जिसके थ्रू फाइनली हम अगर इस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उस वोल्टेज ड्रॉप को फाइनली हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वोल्टेज 25 kV बूस्टर ट्रांसफार्मर की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, बूस्टर ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट इसी में ये एक यहाँ हो गया, फिर सम दूरी पे फिर अगेन बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं, और ये ट्रेन आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ मेनली एक ही चीज़ समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये है कि अगर आप एक रेल को डिजाइन करते हो सप्लाई सिस्टम को, तो उसका रिटर्निंग वायर जो होता है ये पटरी ही होता है, और इसी पटरी से ये रिटर्न होके, यहाँ तो ये सप्लाई लगा, ये रिटर्निंग वायर का काम करते हैं, यहाँ से रिटर्न होकर सर्किट कंप्लीट होता है, इस तरह से सर्किट चलते रहता है। तो हमेशा रिटर्निंग वायर क्या होता है, रेल लाइन ही होता है सप्लाई सिस्टम का। तो ये डायग्राम भी आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है हम लोग का लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन फॉर इंडियन रेलवे और फॉर सप्लाई सिस्टम अरेंजमेंट के लिए, कि फाइनली हम लोग को तो सब स्टेशन बनाना ही बनाना है सर। तो सब स्टेशन जो बनाएंगे सर, उसका लोकेशन कहाँ लोकेट करेंगे, किस जगह पे सब स्टेशन बनाएंगे, और कितना कितना दूरी पे बनाएंगे। दो चीज़ है इसमें, ये 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स पूछता है। राइट डाउन द लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन, बस इतना ही क्वेश्चन लिख देगा, आपको 4 नंबर इसमें मिलेगा। लेकिन लिखना इसमें 2 चीज़ पड़ेगा, पहला लोकेशन भी मेंशन करना होगा और दूसरा स्पेसिंग भी। दूरी कितना होना चाहिए दो सब स्टेशन के बीच, दो सब स्टेशन के बीच दूरी कितना होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो लगातार दो ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी हमको सेंस करना मैंने बताना होगा, स्पेसिंग और साथ ही लोकेशन, किस लोकेशन में सब स्टेशन बने। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए लिखे हैं, इन पावर सप्लाई सिस्टम फॉर ट्रैक्शन सर्विसेज इन इन्फ्लुएंस बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके हेल्प से हम पावर सप्लाई सिस्टम जो है वो ट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है सिस्टम वोल्टेज, पहला क्या है, सिस्टम वोल्टेज। तो देखिए क्या लिखे हैं, फॉर सम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप ग्रेटर देन सिस्टम वोल्टेज greater will be maximum permissible voltage drop which will give greater conductor resistance between the substation. It means that we place substation further apart. मतलब हमेशा हम सब स्टेशन को जो स्पेसिंग देंगे या लोकेशन उसका लेंगे,
इस टाइप से लोकेशन या स्पेसिंग देंगे जिससे सिस्टम वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए हम लिखे हैं कि हम लोग हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा हम लोग नहीं होने देते हैं। अगर मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो क्या करेगा सर, डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपके मैंने कंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको बढ़ा देगा और आपका स्टैंडर्ड 25 kV वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग, इट मीन्स दैट हम लोग हमेशा देखते हैं कि सिस्टम वोल्टेज बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हो रहा है, अगर कम हो रहा अगर कम हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट सब स्टेशन हम लोग डिजाइन करते हैं, फर्दर उसके आगे दूसरा सब स्टेशन को इंस्टॉल कर देते हैं। बोलिएगा नहीं सर हम बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाएंगे, डेफिनेटली हम लोग बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, बट बूस्टर ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा वोल्टेज को स्टेप अप नहीं करता है। 1:1 ट्रांसफार्मर होता है वो। अगर मान के चलिए 24 kV हो गया, 25 kV स्टैंडर्ड, 24 kV हो गया, 23.5 kV हो गया, तो 1 kV या 1.5 kV तक ही वोल्टेज को बढ़ा पाता। अब कहिएगा कि 25 kV से घट के हो गया 10 kV, उसको बना दीजिए 25 kV, वो बूस्टर ट्रांसफार्मर के थ्रू नहीं हो पाता। ठीक है, तो दैट्स वाई वी डिजाइन अ न्यू सब स्टेशन, यानी कि दूसरा सब स्टेशन हम लोग डिजाइन कर देते हैं इस केस में। एक चीज़ हो गया सर। दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे दूसरा चीज़ देखोगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ हाई टेंशन ग्रिड लाइन, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप जो लोकेशन लोगे, सब स्टेशन का लोकेशन जो लोगे, तो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए हाई टेंशन ग्रिड लाइन, उसके आसपास से या नियर से गुजरा हुआ होगा तो ज़्यादा आपको आसानी होगा, वहीं से पावर ग्रिड वाले आपको 132 kV सप्लाई दे देंगे। तो इसलिए हम लिख लें अवेलेबिलिटी ऑफ हाई टेंशन ग्रिड लाइन, यानी कि 132 kV लाइन आपके आसपास से अगर गुजरा है तो वहाँ आप लोकेशन ले सकते हो, किसका, सब स्टेशन। बोलिएगा जहाँ से नहीं गुजरा वहाँ नहीं लेंगे सर, लेंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली आप जहाँ से नहीं भी गुजरा है वहाँ भी आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको सब स्टेशन बनाना होगा, बट एक्सपेंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि आपको वहाँ तक 132 kV लाइन को एक्सटेंड करके लाना होगा। तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर उसके बगल से गुजरे तो वहाँ बना दे, तो हमको एक्सटेंशन नहीं करना होगा 132 kV लाइन का, और वो खर्चा हम लोग का बच जाएगा। चलिए जो भी हो, तो लिखे हैं हाई टेंशन ग्रिड लाइन टू द ट्रैक्शन सब स्टेशन, द बस बार रेगुलेशन एट द सब स्टेशन एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूसेस द वोल्टेज फ्लक्चुएशन एट द ट्रेन्स विथ चेंजिंग लोड। कहता अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट सब स्टेशन डिजाइन कर देते हैं और उस सब स्टेशन से फिर अगर हम लोग सप्लाई देते हैं तो जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो भी बैलेंस हो जाएगा, 25 kV स्टैंडर्ड हो जाएगा। और फिर ट्रेन के थ्रू अगर लोड भी बहुत ज़्यादा, लोड मतलब क्या सर, एक ट्रेन गुजरा फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा तीसरा गुजर गया, तो वो जो उसी को हम लोग लोड बोलते हैं। जितना ट्रेन उस ट्रैक पर गुजरेगा उतना ज़्यादा लोडेड ट्रैक कहलाएगा, तो वो हम लोग का क्या होगा सर, अच्छे से होगा और उसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये हुआ अवेलेबिलिटी ऑफ हाई टेंशन ग्रिड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन की उपलब्धता होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भूमि की उपलब्धता होना चाहिए जहां हम सब स्टेशन का लोकेशन लेंगे। लोकेशन मतलब जहां लोकेट करेंगे, जहां बनाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेशन फॉर लोकेशन ऑफ द सब स्टेशन। लोकेशन अगर सब स्टेशन का आप सिलेक्ट कर रहे हो तो मस्ट बी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर एरिया ऑफ लैंड, मतलब कि एक बड़े ही क्षेत्रफल के हिसाब से आपको ज़मीन की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। For the substation, the transformer, high tension switch gear, bus bar etc. We generally move a substation near to railway junction। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस एरिया में जहाँ की हमें सब ट्रांसफार्मर को भी इंस्टॉल करना रहता है, बस बार को भी, सर्किट ब्रेकर, रिले, सारा चीज़ लगा रहता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बड़ा एरिया हो और जंक्शन के पास अगर बन जाए सब स्टेशन तो और अच्छा होता है। वैसे बीच में भी अगर ज़रूरत पड़ता है हम लोग बनाते हैं, बट जंक्शन के पास अगर बने तो वो भी हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है, स्पेस भी मिल जाता है और हम लोग का अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग बड़े लेवल पे सप्लाई को दे पाते हैं। बड़े लेवल मतलब वोल्टेज नहीं बढ़ा देंगे, वोल्टेज 25 पे kV रहेगा, लेकिन एरिया हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई, मैंने 10, 12, 15 ट्रैक में हम दे सकते हैं, या 1, 2, 3 जितना ट्रैक है उतना में दे सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का चौथा पॉइंट है
चौथा पॉइंट है हम लोग का क्या, चौथा पॉइंट है लॉसेस इन द ट्रैक कंडक्टर सिस्टम। इस पे भी डिपेंड करता है हम लोग का सब स्टेशन का स्पेसिंग और लोकेशन। पहला, losses in the overhead conductor vary as the square of the current resistance, करंट एंड रेसिस्टेंस के पे डिपेंड करता है, मतलब आई स्क्वायर आर लॉस हुआ, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर एंड स्पेसिंग बिटवीन सब स्टेशन, और सब स्टेशन के बीच अगर स्पेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। स्टेशन in case conductance of the conductor will minimize the loss and the closeness of substation spacing will reduce the load current। अगर क्लोजनेस सब स्टेशन का या स्पेसिंग को अगर रिड्यूस कर देते हैं तो डेफिनेटली लोड करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर क्लोजनेस ऑफ सब स्टेशन, अगर कंडक्टर के थ्रू करंट को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं लॉस को, सब स्टेशन के बीच का स्पेस को अगर आप घटा दोगे, जिससे आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कंडक्टर के थ्रू मिनिमम करंट लॉस होगा, साथ ही लोड करंट भी आपका घट जाएगा। क्यों सर, लोड तो उतने चलेगा, ट्रेन तो उतने चलेगा, बट उसको हम प्रॉपर वे में वोल्टेज प्रोवाइड कर पाएंगे, प्रॉपर वे में पावर डिलीवर कर पाएंगे, डेफिनेटली हम उसके थ्रू अच्छे से हर एक टाइप या हर एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के थ्रू जो ट्रेन गुजरेगा, हर एक ट्रेन को हम सप्लाई दे पाएंगे। क्या सर अगर प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर सबस्टेशन नहीं दीजिएगा तो सप्लाई नहीं दीजिएगा? नहीं, सप्लाई तब भी मिलेगा, बट जो फारदर्स्ट पॉइंट पे जो रेल का इंजन जुड़ा रहेगा उसको वोल्टेज अगर कम मिलेगा तो डेफिनेटली वो करंट ज़्यादा फेच करेगा, क्योंकि पावर तो उसको चाहिए। तो वोल्टेज अगर घट रहा है फारदर पॉइंट पे, सबसे दूर वाले पॉइंट पे, तो वहाँ करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो उससे आपका आई स्क्वायर आर लॉस हो सकता है, उससे आपका हीटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, स्पार्क हो सकता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा वोल्टेज को स्टैंडर्ड 25 के भी रखे रहते हैं। अगर उसमें दिक्कत होता है तो हम लोग फिर उसके नेक्स्ट सेक्शन में सब स्टेशन डिजाइन कर देते हैं, स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन को रिड्यूस कर देते हैं, और फाइनली हम वोल्टेज को स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इसी में पॉइंट है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम द स्पेसिंग बिटवीन द सब स्टेशन इज सच दैट the same of fixed charges, that is interested and maintenance of substation and overhead conductor are equal to the cost ड्यू टू एनर्जी लॉसेस इन द कंडक्टर सिस्टम। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मेंटेनेंस के थ्रू या फिर प्रॉपर स्पेसिंग जब करते हैं तो उसको मेंटेनेंस अगर करते हैं तो उसके थ्रू अगर फॉल्ट होगा या फिर सिस्टम में जो मेंटेनेंस का खर्च लगता है वो लॉस के से कम हो। अगर लॉस एकाएक लग जाए सिस्टम में तो मेंटेनेंस में जितना खर्च किए उससे ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए हम लोग कभी भी सिस्टम को फॉल्ट ना होने देते हैं, लॉस को रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करने में जो हमको हेल्प करता है वो क्या करता है, सिस्टम का मेंटेनेंस हेल्प करता है। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज टेक अ प्रॉपर मेंटेनेंस एट द टाइम ऑफ जो भी है ड्यूरेशन, जो भी आप डिसाइड करते हो टाइम ड्यूरेशन, 6 महीना पे मेंटेनेंस करना है, 3 महीना पे, 12 महीना, 18 महीना, उसके हिसाब से हम लोग मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा पॉइंट, और एक लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए क्या लिखे हैं कि इट इज एसेंशियल दैट द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अंडर द सर्टेन स्पेसिफाइड मिनिमम वोल्टेज एट द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सबस्टेशन। और हमेशा सब स्टेशन, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच जो वोल्टेज होगा, जैसे मान के चलिए, इसको ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, कैसे सर, सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, मान के चलिए सर एक सब स्टेशन है, ये एक सब स्टेशन है सर, और एक दूसरा सब स्टेशन है यहाँ SS। अब ये सब स्टेशन से यहाँ तक आप सप्लाई दिए हो, यहाँ से लाइन शुरू हुआ, यहाँ तक सप्लाई दी, और ये सब स्टेशन से यहाँ से सप्लाई दिया, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ जो आपका ट्रेन पेंटोग्राफ से कनेक्ट होकर ट्रेन जो जा रहा है, ये ट्रेन जो जा रहा है आपका, ये ट्रेन, अब कहता है कि यहाँ तक फाइनली जो ट्रेन पहुँचेगा, ये इस सब स्टेशन का सबसे लास्ट पॉइंट हुआ यहाँ। तो यहाँ जाते जाते जो ये ट्रेन
जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो हमारे लिए अनबेनिफिशियल कंडीशन होता है। तो इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इसका जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है वहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो एक स्टैंडर्ड रहे, बहुत मिनिमम ना हो जाए। अगर बहुत मिनिमम हो गया तो उससे पहले हम दूसरा सब स्टेशन से सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे सर मिनिमम हो जाएगा? तो देखिए जैसे इस जोन में मान के चलिए इस सब स्टेशन का एक जोन है, तो यहाँ एक ट्रेन चल रहा है, यहाँ आपका एक ट्रेन चल रहा है, मान के चलिए एक ट्रेन यहाँ चल रहा है, एक ट्रेन यहाँ चल रहा है, एक ट्रेन यहाँ। तो देखिए एक जोन में 3 ट्रेन चल रहा है तो लोड तो बढ़ गया। तो इस लोड के कारण वोल्टेज यहाँ वाला ट्रेन जो है सबसे इस सब स्टेशन का सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर वाला बिंदु है। तो यहाँ एक ट्रेन पावर कंज्यूम कर रहा है, एक ट्रेन यहाँ, एक ट्रेन यहाँ। तो ये जो सबसे दूर वाला पॉइंट है यहाँ लोड के कारण जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो सब स्टेशन के दूरी को घटा दें। ठीक है सर, तो ये लोकेशन ऑफ सब स्टेशन में हम लोग ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए सबसे फारदेस्ट पॉइंट पर। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है ड्रॉप तो फिर हम ये पहला वाला सब स्टेशन से दूसरा वाला सब स्टेशन की दूरी को घटा देंगे। तो फाइनली अभी जो हम टॉपिक डिस्कस किए वो हम लोग के सिलेबस में सबसे लास्ट पॉइंट था। अगर यूनिट 1 का सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें सबसे लास्ट पॉइंट है, क्या सबसे लास्ट पॉइंट है सर? लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन। वैसे सब स्टेशन का जो दूरी रखते हैं एक सब स्टेशन से दूसरे, तो वो रखते हैं 40 से 50 किलोमीटर पे। 40 से 50 किलोमीटर पे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच की दूरी को रखते हैं। और लोकेशन कैसा लेते हैं सर? कोशिश करते हैं कि जहां हम लोग का 132 केवी का 132 केवी का लाइन बहुत आसानी से मिल जाए और भूमि की उपलब्धता हो, ज़मीन की उपलब्धता हो, फिर आपका जंक्शन हो, जंक्शन के पास हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये सब लोकेशन पॉइंट में आ जाएगा। और स्पेसिंग, इतना स्पेसिंग देते हैं जिससे कि पहला सब स्टेशन का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके फारदेस्ट पॉइंट पे वो मिनिमम होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा सब स्टेशन को उससे नियरेस्ट हम लोग लोकेलाइज कर देते हैं या इंस्टॉल कर देते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ सब स्टेशन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसको हम लोग डिस्कस किए। तो आपका यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस कर दिए हैं और उसके लिए हम 5 वीडियो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध करा दिए और पाँचों वीडियो को आप देखिएगा तो डेफिनेटली आपको यूनिट 2 जो है पावर सप्लाई अरेंजमेंट वो डेफिनेटली 75 to 80% समझ में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश किए प्रोटेक्शन स्कीम फॉर ट्रैक्शन सब स्टेशन एंड ऑल्सो स्पेसिंग एंड लोकेलाइजेशन ऑफ सब स्टेशन। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपका एक यूनिट कंप्लीट कर दिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता हो, थोड़ा सा भी अगर आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को आसान बनाता हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्त को भी बताइएगा कि उसको भी इसका लाभ मिल सके और अपने ज्ञान में इजाफा कर सके। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग यूनिट 1 फिनिश किए और नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा जो आएगा क्लास 6 नाम से, और क्लास 6 नाम से जो वीडियो आएगा वो यूनिट 2 का रहेगा, OHE का। यूनिट 2 जो आपका OHE शुरू करेंगे उसका वीडियो रहेगा क्लास 6 के नाम से। तब तक आप लोग क्या कीजिए, यूनिट 1 का सबसे पहला वीडियो सिलेबस डिस्कशन है, दूसरा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ये पांचों वीडियो को 5-5 बार देखिए जिससे आपको कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर जब OHE डिजाइन हम करेंगे क्लास 6 में, यानी कि यूनिट 2 जब शुरू करेंगे तो वो भी आपको समझने में आसान होगा। तो चलिए इसी विश्वास के साथ आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को सुने, देखें, समझें और आगे भी कोशिश कीजिएगा और इससे आपको हेल्प होगा इस कंसेप्ट को आसानी से ग्रैप्स करने में, समझने में। तो थैंक यू फॉर ऑल अपेयरिंग स्टूडेंट, जो भी आप यहाँ इस वीडियो को देखें, समझे, उन सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से धन्यवाद।